हेलो फ्रेंड्स, मैंने वापस से आप लोगों के लिए एक स्कल्पचर बनाया है। यूट्यूब पे वीडियो अपलोड करने के लिए मैंने इस बार बनाया है शटल कॉक, और जिसको कि हिंदी में चिड़िया ही बोलते हैं और गुजराती में इन्हें फूल कहवाए। 15 दिन का ऑलमोस्ट मेहनत है, तो प्लीज़ 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 वीडियो को देखिए, पूरा देखिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने फ्रेंड्स के बीच में भी शेयर कीजिए। अगर आप फेसबुक पे हैं तो ऊपर लिंक होगा, अगर आप इंस्टाग्राम पे हैं तो बायो में लिंक है। यूट्यूब पे मेरे हैंडल का नाम है @मेकविथकुणाल। प्लीज़ यूट्यूब पे जाइए और वीडियो को देखिए। मैंने मोस्टली पूरा प्रोसेस कवर किया है और काफ़ी मेहनत लगा है, तो अगर आप लोग देखिएगा तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। आप लोग लाइक कीजिएगा तो अच्छा लगेगा, कमेंट कीजिएगा तो अच्छा लगेगा। सो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिए। थैंक यू। चलिए देखते हैं फिर कैसे बनाया ऐसे स्कल्पचर को। स्कल्पचर को बनाने से पहले मैंने इसकी लेआउटिंग क्रिएट की। जितने भी इंडिविजुअल पोर्शन जो मुझे क्रिएट करना था उसका मैंने एक रफली एक डायमेंशंस का मेजरमेंट निकाला। कितने प्रोपोर्शन में मुझे बनाना है, कितनी इसकी हाइट होनी चाहिए, वो मैंने यहाँ से डिसाइड किया। बाद में मैंने 1.25 के मेटल राउंड पाइप को मैंने चूज़ किया, जिसको कि मैंने 28 इंचेस के 16 पीसेज में मैंने कट किया। अब चूँकि मुझे क्लियर था कि मुझे 3.5 फीट्स के आसपास में बनाना था, तो उसके हिसाब से ही मैंने 28 इंचेस के राउंड पाइप को चूज़ किया। बाद में जो सबसे बड़ी चैलेंजिंग चीज़ थी वो था इस पाइप को टेपर करना, और मेरा टारगेट ये था कि नीचे से पाइप 1.25 का डायमीटर का हो और ऊपर से पाइप जो है 0.5 के डायमीटर का हो। तो उसके हिसाब से मैंने मेजरमेंट लिया और मेजरमेंट लेके मैंने एक स्टेंसिल कट किया, जिससे कि सारे पाइप को मैं एक ही मेजरमेंट पे कट कर सकूं। ट्रायंगल से मैंने हर पाइप के ऊपर पेस्ट करके मैंने मार्किंग ली, जिस मार्किंग को मुझे कट करके इसमें से निकालना था ताकि ये पाइप टेपर हो सके। तो इस तरह से मैंने इस पे सब पे मार्किंग ले लिया और फिर उसके बाद मैंने ग्राइंडर से एक एक पीस को काफ़ी केयरफुली मैंने उसको कट किया। ये काफ़ी एक्चुअली थोड़ा सा ध्यान से करने वाला चीज़ है, तो अगर आप कभी बनाते हैं या कभी स्कल्पचर बनाने की कोशिश करते हैं तो काफ़ी केयरफुली इसको करना है। आफ्टर कटिंग जो प्रोसेस था वो था इसको टेपर करने का, जिसके लिए मैंने इसको हैमर के थ्रू स्लोली और ग्रेजुअली मैंने इसको हैमर करके जो दोनों एंड्स थे उसको मैंने पास लाया, जिससे कि ये शीट टेपर हो गया। कई बार मैंने प्लाईवुड के टुकड़े के ऊपर से इसको हिट करने की कोशिश की, ताकि जो डायरेक्ट हैमर के जो मार्किंग है वो शीट के ऊपर नहीं आए। इस तरह से ये मैंने एक एक करके इसको बेंड की। ये एक्चुअली काफ़ी टाइम टेकिंग और बहुत ही ज़्यादा मेहनत वाला प्रोसेस हो गया था, जितना मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। सो इस तरह से विंग क्रिएट हुआ। एक्चुअली इतना आसानी से नहीं हुआ, तो मैं आपको पूरा प्रोसेस बताऊंगा। पहले मैंने एक स्टेंसिल कट किया जो मुझे विंग के दोनों एंड पे जिस तरह का फ्लैप था। उसके बाद मैंने इसको ग्राइंडर के थ्रू कट किया। अब ये चीज़ आप लेज़र कटिंग के थ्रू भी करवा सकते हैं। वीडियो बनाते समय मेरे पास टाइम की कटरेज थी, तो मैंने लेज़र कटिंग का ऑप्शन चूज़ नहीं किया, क्योंकि कोई भी वेंडर मुझे 3 से 4 डेज़ के अंदर में कट करके नहीं देता। सो मेरा काम ऑब्वियसली रुक जाता। सो फाइनली जब ये शीट सारे कट गए, उसके बाद कॉर्नर्स को स्मूथ करना था, क्योंकि कॉर्नर शार्प हो चुके थे और यूज़ करते समय या कोई भी व्यूअर अगर इसको देखता है तो अगर उसको हाथ लगाने की किसी को भी मन करती है तो उसमें उसके हैंड कट नहीं हो जाए। एक बार जब ये सारी शीट्स तैयार हो गए, उसके बाद मैंने सबसे पहले तो जितने पाइप्स थे उसके ऊपर एक बाउल, छोटी सी बाउल यानी 0.5 इंचेस की एक बाउल को मैंने वेल्डिंग किया। उसके बाद इंडिविजुअली हर शीट्स को हल्का सा शीट को कर्व देते हुए मैंने इसके ऊपर वेल्डिंग की।
तो इस तरह से ये सारे विंग्स तैयार हुए। एक बार जब सारे विंग्स तैयार हो गए उसके बाद काम था इनको घिसना, क्योंकि पेंट करने के पहले इसके फिनिशिंग की ज़रूरत थी और जितने भी वेल्डिंग के जो एक्सेस वेल्डिंग था उसको निकाल करके स्लाइटली इसको स्मूथ करना था। एक बार जब सारे विंग्स बन गए तो उसके बाद काम था नीचे का वुडन कॉक बनाना। अब उसके लिए मैंने एक शीट का यूज़ किया जिसको कि मैंने आप मैनुअली थोड़ा सा कर्व दिया। अब ये काम शीट पे भी बेंडिंग होकर सिलेंडर बनवाया जा सकता है, जो कि काफ़ी आसान होता है। बट सेम प्रॉब्लम, क्योंकि ये सब चीज़ें अगर आपके स्टूडियो पे नहीं है तो आपको बाहर से आउटसोर्स करना पड़ेगा, और आउटसोर्स करने का मतलब है कि आपके काम सिर्फ स्लो होगी। तो मैंने चूज़ किया कि मैं इसको अपने हिसाब से इसको मैनूवर करूं। तो सबसे पहले मैंने इसको एक पॉइंट से वेल्डिंग स्टार्ट किया, और मेरा टारगेट ये था कि मैं धीरे धीरे वेल्डिंग करते हुए प्रेशर डालते हुए वेल्डिंग करते चलूँ। बट जितना मैंने सोचा था एक्चुअली इससे काफ़ी चैलेंजिंग हो गया इसको वेल्डिंग करना, और काफ़ी टाइम टेकिंग हुआ। फिर मैंने थोड़े अपने प्लान में चेंजेस किए, और जो वेल्डिंग था उसको मैंने अंदर और बाहर से दोनों साइड से करना स्टार्ट किया, ताकि स्ट्रेंथ मिले। और फिर जो टेंशन क्रिएट हो रहा था शीट में, क्योंकि शीट भी थोड़ी हैवी थी, तो शीट में जो टेंशन क्रिएट हो रहा था उस टेंशन की वजह से वेल्डिंग टूट नहीं जाए। एक बार जब मैं दोनों पॉइंट्स पास आ गए तो फिर जो एक्सेस शीट हो रहा था पहले मैंने उसको कट किया। उस वक्त मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये एक्चुअली डिस्प्रोपोर्शनेट लग रहा है, तो मैंने इसमें से कुछ एक्सेस हिस्सा इसमें से रिमूव करना है। इससे मेरा टारगेट ये भी था कि मुझे शीट्स जो टेंशन क्रिएट कर रही उस टेंशन को मुझे कम करना था। एक बार जब मैंने शीट को कट किया तो भी मैंने रियलाइज़ किया कि ये इतनी ईज़िली वो शेप को नहीं ले रहा था। तो फिर मैंने डिसाइड किया कि ऊपर का जो कवर है मैं उसको पहले कट करता हूँ, दोनों के वेल्डिंग से इसको मीट किया जाएगा। थैंकफुली मैं इसमें सक्सेसफुल रहा, और ये एक्चुअली बहुत प्लीजिंग था, क्योंकि इस पूरे प्रोजेक्ट का सबसे ज़्यादा प्लीजिंग हिस्सा मेरे लिए इस नीचे के हिस्से को क्रिएट करना ही था। सो एक बार जब ये शीट्स कट गए तो उसके बाद मैंने इसको अपने प्लान के हिसाब से, जहाँ से ये शीट राउंड से ईज़िली मैच कर रहा था उस जगह से मैंने इसको वेल्डिंग करके जॉइंट करना शुरू किया। स्लोली एंड ग्रेजुअली मैं मिलाता गया, और मैंने एक मेटल के पीस के हिसाब से, पीस के सपोर्ट से मैंने कर्व को यानी शीट को अंदर प्रेस करके इस तरह से, जैसा आप वीडियो में देख पा रहे हैं उस तरीके से मैंने इसको मैच करते हुए वेल्डिंग करता गया। फ्रैंकली स्पीकिंग ये मेरे लिए हिट एंड ट्रायल प्रोसेस था, और जिसमें कि मैं कुछ हद तक सक्सेसफुल भी रहा। लास्ट में जब दोनों शीट्स मैच हुई तो उसके बाद जो भी इसमें थोड़ी सी लिफ्ट आ रही थी उसको मैंने हल्का हैमर करके पास लाने की कोशिश की, और फिर इसको वेल्डिंग करके मैंने जॉइंट कर दिया। जब आप पतले शीट में वेल्डिंग कर रहे हो तो आपको एक सबसे बड़ी चीज़ ध्यान ये रखनी है कि बहुत लंबे समय तक वेल्डिंग एक पॉइंट पे नहीं रहना चाहिए, क्योंकि इससे में होल आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इस तरह से ये मेरा एक बॉटम का हिस्सा
क्रिएट हुआ। और सच मानिए मैं बहुत खुश हुआ था, मैं बहुत खुश हुआ था जब ये बन के तैयार हुआ। तो एक बार जब ये बन गया उसके बाद मैंने इसकी घिसाई की थोड़ी। घिसने के बाद मुझे इसमें विंग्स का इंस्टॉलेशन करना था, जिसके लिए मैंने अपसाइड डाउन का मेथड यूज़ किया। इस तरह से मैंने इसको खड़ा किया विंग्स को इंस्टॉल करने के लिए। विंग्स के एक हिस्से को कट करने के बाद मैंने इसको इस तरह से एक एक करके वेल्डिंग किया। तो आप देख सकते हैं धीरे धीरे मैं इसको एक एक करके वेल्डिंग करते जा रहा था। एक बार जब ये आधे से ज़्यादा विंग्स इसमें लग गए तो मेरा पहला टारगेट था कि मुझे इसके बीच के सेंटर के सपोर्ट को हटाना था। उसके लिए जितने भी विंग्स थे उनको स्टेबल होना बहुत ज़रूरी था। तो आपने देखा होगा कि ओरिजिनल शटलकॉक में भी एक स्टिचिंग आती है, तो मुझे स्टिचिंग क्रिएट करना था, जिसके लिए मैंने 6 mm के वायर का यूज़ किया है। और इस तरह से मैंने इसको एक पॉइंट पर फिक्स करके मैंने ट्विस्ट किया, इसको रोप के शेप में कन्वर्ट किया, आप देख सकते हैं। सो आफ्टर दिस जब ये एक बार हो गया तो इसको मैंने एज़ पर द मेजरमेंट मैंने कट किया, और कट करने के बाद इसको एक एक पीस को इसके ऊपर वेल्डिंग की। एक बार जब सारी रोप की वेल्डिंग हो गई तो इसके बाद मैंने इसको टर्न किया, और टर्न करके जो अंदर के साइड के सारे वेल्डिंग को फाइनल वेल्डिंग किया, और फिर जो सेंटर सपोर्ट था उसको रिमूव किया। अब ये चूँकि करना ज़रूरी था, क्योंकि अगर एक बार पूरे विंग्स लग जाते तो फिर ये अंदर हाथ डाल करके कटिंग करना इसको काफ़ी मुश्किल काम हो जाता। सो इस तरह से इसको फिर से फाइनल वेल्डिंग किया, और सिमिलरली मैंने बाहर से भी इसको फाइनल वेल्डिंग की। उसके बाद फिर मैंने सारे विंग्स लगाए, और लास्ट में मुझे जितने रोप थे उसके ऊपर मुझे और अच्छा इफ़ेक्ट चाहिए था, इसके लिए मैंने छोटे छोटे टुकड़ों को वेल्डिंग किया। फाइनल सारी वेल्डिंग होने के बाद इसकी घिसाई, और आप देख सकते हैं रोप्स कितनी अच्छी दिख रही है। इसके बाद प्रोसेस होता है इसमें फिलिंग का, यानी जितने भी वेल्डिंग के जो मार्किंग थे उसको फिलिंग करना था। सो मैंने इसके लिए एनसी पुट्टी का यूज़ किया है। उसके बाद ग्रे प्राइमर का कोट इसके ऊपर स्प्रे किया। एक बार जो ग्रे प्राइमर स्प्रे हो गया तो उसको ओवरनाइट मैंने ड्राइंग के लिए छोड़ा। इसके ऊपर फाइनल वाइट पेंट का स्प्रे किया। इसमें जो
स्ट्रिप आती है उसमें मैंने एक रेडियम का रेड कलर के रेडियम का स्ट्रिप का यूज़ किया और अंदर की तरफ एक प्रिंटेड योनेक्स कंपनी का लोगो मैंने अंदर में इंस्टॉल किया। उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो, सपोर्ट की ज़रूरत रहेगी। सो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, वीडियो को पूरा देखिए, फ्रेंड्स के बीच में शेयर कीजिए, क्योंकि आप लोगों का सपोर्ट ही मुझे मोटिवेट करेगा और भी स्कल्पचर्स बनाने के लिए। सो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।